अपना चैप्टर है बच्चा स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस नाम ठीक है, लाइन समझ में आता है। लाइन कहां से पढ़ा था हमने, याद करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या उससे पहले लीनियर इक्वेशन। 9th क्लास में एक चैप्टर आया था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, याद है। 8th क्लास में था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जब भी हम उनको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते थे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी हमेशा, याद करो, चाहे वो सिंगल वेरिएबल है चाहे वो डबल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल में हमेशा जो लाइन मिलती है वो कैसे मिलती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल में। लेकिन जब 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमें जो लाइन मिलती है वो कैसे मिलती है, पैरेलल नहीं होगी, एटलीस्ट एक्स और वाई है तो किसी भी एंगल पे, किसी ना किसी एंगल पे एक्स और वाई के साथ इंक्लाइंड होगी। अब जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिकॉल कर लेते हैं जो हमने 10th क्लास के अंदर किया था। 10th क्लास वाले फॉर्मूलाज याद हैं तुम्हें? अगर मेरे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और x2 y2, तो इनके बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो निकाल सकते हैं बच्चे। क्या होता था डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पता है सबको, ये कुछ नया नहीं है हमारे लिए। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऑर्डिनेट और एब्सिसा भी पता है। y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट और इसको एब्सिसा कहते हैं कि नहीं, पता है ये वाला x एक्सिस और y एक्सिस की कहानी। अब ये बीच में हमारे पास ओरिजिन हो जाता है, चलो पता है ये तुम्हें। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट आता है। ये भी सबको क्लियर है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ठीक ही है। अब इसके अलावा और हमारे पास क्या था, अगर a और b के बीच में कोई पॉइंट आता है जो इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे निकालने x y तो क्या कैसे निकालते थे, सेक्शन फार्मूला लगा के। a के कोऑर्डिनेट थे x1 y1, b के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो कैपिटल X किसके इक्वल आएगा बच्चा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? और y वाले के लिए क्या लिखेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। किसी बच्चे को इसमें परेशानी तो नहीं है? ये ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही हमने किया हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा, अगर एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, x3 y3 हैं, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएंगे। अगर मान लो मैं P पॉइंट मान लेता हूं सेंट्रॉइड, कैपिटल X और Y, तो कैपिटल X विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाय 3, और y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास किसके पॉइंट्स हैं बच्चा, अपने पास सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल के। इसके अलावा और कौन सा फॉर्मूला होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल याद है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता था हाफ टाइम्स x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होता था। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला तो शायद था नहीं हमारे पास, है ना। यही सारे फॉर्मूलाज हमने 10th क्लास तक पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने ढंग से डिस्कस किए थे। अब यहां पर एक टर्म आती है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब देखो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का क्या कंसेप्ट है, ये एनसीईआरटी की बुक में इस बार नहीं है। अगर मैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट समझाऊं तुम्हें, तो ये आईसीएसई 10th क्लास के अंदर होता है, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट के अंदर हम थोड़ा सा पढ़ते होते हैं, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स ने इसे नहीं पढ़ा था। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में कर क्या रहे हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे ओरिजिन है और इसके रिस्पेक्ट में कोई सर्टेन कोऑर्डिनेट्स हैं एच और के, मान लो ऐसा कुछ, अगर मैं ओरिजिन को किसी पोजीशन पे शिफ्ट करता हूं तो अब उस पोजीशन के हिसाब से एक्स और वाई कोई नई कोऑर्डिनेट बनेंगे कि नहीं, ये बात समझ रहे हो। अगर मान लो कि मैं अपने ओरिजिन को शिफ्ट करता हूं तो मेरा जो नया कोऑर्डिनेट बनेगा वो x प्लस एच, वाई जो बनेगा y प्लस के। ये क्या बन रहा है, जो मैंने जितना जितना अपने ओरिजिन को x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में शिफ्ट किया है उतना उतना उसके अंदर h और k में ऐड कर दो, है ना।
अगर उसके नजदीक लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दूर लेके जाएंगे तो ऐड कर देंगे। ये बात समझ रहे हो? तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कुछ अलग नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बहुत बेसिक सा फंडा है जिसके अंदर हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन को अगर शिफ्ट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो पॉइंट था उसका नया पॉइंट किस तरीके से निकलेगा, तो वो x प्लस एच वाई प्लस के x माइनस एच वाई माइनस के। ये एनसीईआरटी में नहीं है अभी, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये सीधा सा हम इस तरीके से इसको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को करते होते हैं। अब मेन जहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है, पहले वहां एक टर्म आती है लोकस। अब लोकस क्या है? लोकस बेसिकली हमारे पास क्या होता है बच्चा? लोकस एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन का नाम है। लोकस क्या है बेसिकली हमारे पास? लोकस द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय मूविंग पॉइंट अंडर अ गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस इज कॉल्ड लोकस ऑफ अ पॉइंट। इसका एक बहुत सीधा सा एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बताऊं इस लोकस वर्ड के बारे में, जब हम बात करते हैं, मान लो मैंने एक पॉइंट पकड़ा सेंटर, और इससे मैंने कहा एक डिस्टेंस फिक्स कर देते हैं। अब इस डिस्टेंस को फिक्स करके घूम जाओ जहां मर्जी। अगर इस डिस्टेंस को फिक्स करके तुम जहां मर्जी घूमोगे, 3 डायमेंशन में घूमोगे तो स्फीयर बन जाएगा, 2 डायमेंशन में घूमोगे तो सर्कल बन जाएगा। मैंने सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या फिक्स करी थी कि इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, और उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो करते हुए जितना तुम मूव करोगे तो तुम्हें एक ज्योमेट्रिकल फिगर मिल जाती है। और वो जो ज्योमेट्रिकल फिगर वो क्या? सर्कुलर या स्फेरिकल 3 डायमेंशन में। इसी तरीके से अगर मैं इलिप्स की बात करूं, मान लो मैंने ये 2 पॉइंट्स लगाए, इन 2 पॉइंट्स के बीच में रस्सी बांध दी, और वो रस्सी इतनी नहीं है जो इनसे ही बंधी रहेगी, थोड़ी लूज है। अब इसका मतलब अगर वो लूज वाला पॉइंट है जो रस्सी का वो P है, और ये A और ये B, तो PA प्लस PB हमेशा फिक्स रहेगा कि नहीं? उसके अंदर अगर मैं पेंसिल डाल के घुमा दूं तो मेरे को एक इलिप्स का शेप मिल जाएगा। मैंने कंडीशन क्या बोली? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू फोकस, द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द टू फोकस शुड बी रिमेन कांस्टेंट। और अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो हमें एक इलिप्स मिल जाता है। तो इस तरीके से उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को हम क्या कहते हैं? लोकस। और उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? एक ज्योमेट्रिकल शेप मिल जाता है। क्लियर बात है बच्चा ये? ठीक है। अब शुरुआत होती है अपने चैप्टर की एज पर एनसीईआरटी। ठीक है। अब स्ट्रेट लाइंस बेसिकली किस बारे में बात करता है? जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें हमने ग्राफ प्लॉट करना सीखा था, याद है ना? अब उस ग्राफ को प्लॉट करते हुए इवन हमने फिजिक्स के अंदर या फिर अलग अलग टॉपिक्स के अंदर एक वर्ड सुना होता है जिसे कहते हैं स्लोप। ये स्लोप क्या होता है, वहां से अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम क्या बना लेते हैं? अपना एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। मान लो यहां पर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये मान लेते हैं कोई इक्वेशन थी हमारे पास जिसके लिए मैंने लाइन प्लॉट कर दी। यहां पर अपने पास इसका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स मान लिए x2 y2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए x1 और y1। बिल्कुल ठीक है बच्चा। अब यहां पर अगर मैं तुम्हें ये पूछूं x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस मूव हुआ है? इतना। यहां x1 है, यहां x2 है, तो ये डिस्टेंस कितना आया? x2 माइनस x1। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा? y2 माइनस y1। ये x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1। इस ट्रायंगल में आया कि नहीं? क्लियर है। अब अगर मैं मान लो यहाँ पे एंगल का नाम रख लेता हूं, ये जो एंगल है ये कितना है बेटा? थीटा। यहां थीटा है तो सेम एंगल यहां थीटा आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, किसकी? tan थीटा। तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस y2 minus y1 by x2 minus x1, and this tan theta is represented by m, which is also called slope, basically। ये बात समझ में आई है? स्लोप क्या होता है? स्लोप सिंपल सरल भाषा में बात करें, स्लोप का मतलब ढलान। कोई चीज कितने ढलान पे है कैसे पता चलेगा? अगर उसके परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकाल दें तो उसकी ढलान एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ स्लोप बता देगा, हमें वैल्यू ऑफ स्लोप बता देगा। तो रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, और परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? दो, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो डिफरेंस इन देयर वैल्यू ऑफ y एक्सिस अपॉन डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ देयर x एक्सिस, उन दोनों का रेशियो लेंगे तो tan थीटा आ जाएगा हमारे पास। और जो tan थीटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्लोप।
तो स्लोप बेसिकली क्या हुआ, या तो एंगल गिवन है तो डायरेक्टली tan थीटा की वैल्यू से निकाल देंगे, कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से निकाल देंगे। किसी बच्चे को इसमें परेशानी, ये ठीक है। तो हमारे पास अब स्लोप के अंदर और क्या आएगा, अगर मेरे पास मान लो कोई दो पैरेलल लाइंस है, क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या ये एंगल्स सेम नहीं होने चाहिए, होने चाहिए ना। तो जो इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2, m1 इज इक्वल टू tan थीटा 1 मस्ट बी इक्वल्स टू tan थीटा 2, क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 तो सेम है, तो ये स्लोप इक्वल हो गए कि नहीं, बात समझ में आई है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल। किसी को दिक्कत इसमें। और अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, मान लो एक ऐसा कर लेते हैं, अगर एक लाइन ऐसे है एक लाइन ऐसे है, अगर ये लाइंस एक दूसरे के साथ कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो अगर ये थीटा एंगल बना रही है तो ये दूसरे वाली लाइन कितना एंगल बना रही होगी, देखो जरा, ये 90 है तो ये कितना बना, 90 माइनस थीटा, बना कि नहीं, है ना, ये बात समझ में आई। और इस वाले एंगल के लिए अगर मैं लिखूंगा तो कितना आएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 90 प्लस थीटा। अब मैं ये वाला एंगल क्यों निकाल रहा हूं, इधर वाला क्यों नहीं निकाल रहा, उसके लिए पहला कंसेप्ट क्या समझने की जरूरत है कि जब भी मैं स्लोप निकालता हूं तो हमारा जो एंगल निकलेगा वो किसके साथ निकलेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ निकलेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ। एंड दैट एंगल इज कैलकुलेटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ रहे हो, कभी भी हमारा एंगल ऐसे नहीं घूमेगा, वो किस तरीके से निकलेगा, इधर की तरफ आते हुए, फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो हमारा स्लोप में यूज होने वाला एंगल होगा। क्लियर बात है। तो इस केस में तो सीधा यही था थीटा, इस केस में हमें ये चाहिए जो कि 90 प्लस थीटा रहेगा। तो अगर 90 प्लस थीटा के लिए मैं इसका स्लोप निकालूं, tan ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस कॉट थीटा, हुआ कि नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, और हमने जो वर्टिकल लाइन यूज कर लिया रेफरेंस में, वो क्या करती है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को स्विच कर देती है, तो tan बदल गया कॉट में, और कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, -1/tan थीटा लिख सकता हूं। ये किसका आया है, इस परपेंडिकुलर का। इस परपेंडिकुलर का नाम क्या होता है, नॉर्मल। और ये जो दूसरी लाइन है हमारी सीधी सीधी, इसका स्लोप क्या आएगा, tan थीटा, इसका नाम रख लेते हैं m1, ऊपर वाले का नाम था m2। तो एक बात बताओ बेटा, m1 इंटू m2 अगर मैं निकालूं तो tan थीटा टाइम्स -1/tan थीटा, ये कट के -1 आ गया कि नहीं। तो यहां से क्या पता चला, अगर जो दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आएगा, -1। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप हमेशा इक्वल रहेगा, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप हमेशा एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। क्लियर है, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, पक्का। इसके साथ हमारे पास चलो ये स्लोप का भी आ गया। अब आता है कि अगर हमारे पास कोई दो लाइंस हैं जो आपस में किसी एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और हमें उन दोनों लाइंस का स्लोप पता है, और मुझे उनके बीच में वो एंगल की वैल्यू निकालनी है। कंसेप्ट समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूं। अब हमारे पास दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं। मान लेते हैं एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक लाइन का स्लोप मान लेते हैं m1, दूसरे का स्लोप है m2। तो मुझे इनके बीच में जो एंगल है वो निकालना है। ये एंगल कितना है बेटा, फाइव, और ये एंगल कितना आया, 180 माइनस 5, है ना। तो मैं फाइव निकालूंगा, दूसरा एंगल आ ही जाएगा। तो अब फाइव कैसे निकालूं, तो मेरे पास जो फॉर्मूला आता है ये लिखो बच्चा, tan फाइव इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, सॉरी m2 माइनस m1। ठीक है, और ये किसके अंदर आएगा, मॉड के अंदर। अब मॉड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि मॉड के हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस और माइनस दोनों में खुलेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो दो एंगल्स आएंगे,
वो एक बार इसके लिए और एक बार इसकी वैल्यू दोनों एक ही बारी में आ जाएंगे, प्लस माइनस के हिसाब से निकालना। ये बात समझ में आ रही है? पक्का? इसी के साथ हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो तुम्हारे लिए ओपन हो जाती है। बच्चे लास्ट टाइम हमने स्ट्रेट लाइंस का इंट्रोडक्शन किया था, स्लोप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, लोकस के बारे में थोड़ी सी हमने बात करी थी। उसके बाद मैंने तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज घर से ट्राई करने के लिए कहा था और उसके एग्जांपल्स करने को। जिसका एग्जांपल में डाउट है बताओ, कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें डाउट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पहले कोई 5 क्वेश्चन में सेकंड, थर्ड एग्जांपल, थर्ड बुक देना मुझे बच्चा, बुक देना 1 मिनट। थर्ड एग्जांपल ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं और जिस क्वेश्चन में डाउट आता जाएगा बच्चे मुझे बताते जाना। देखो थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या है, line through the point -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line through the point 8, 12 and x, 24। क्वेश्चन में हमारे पास बोला है कि लाइन थ्रू द पॉइंट, एग्जाम्पल थर्ड, -2 and 6, ये xy कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, एंड 4, 8। ये क्या बोल रहा है बच्चा? इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उस लाइन का, और जो हमारे पास ये पॉइंट्स है 8 and 12 एंड x, 24, ये बोला गया है कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन दोनों क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर x। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या बोला गया था? द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स and the line joining these 2 points are perpendicular to each other, we have to find out the value for x। क्वेश्चन में हिंट क्या दे रखी है कि जो दो लाइंस बन रही हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। अब एक बात बताओ, अगर जो दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का क्या रिलेशन है? -1 होना चाहिए दोनों का प्रोडक्ट, या दोनों एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होने चाहिए। तो मैं अगर इससे स्लोप निकाल दूं और इससे निकाल दूं और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू -1 रखूं, तो एक सिंगल वेरिएबल है x निकल जाएगा कि नहीं? करके देखते हैं। स्लोप क्या निकलेगा बेटा? m1 निकलेगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ऐसा ही। और यहां m2 क्या निकलेगा? 24 - 12 डिवाइडेड बाय x - 8। कितना निकला ये? 12/x - 8। और यहां कितना निकल रहा है? 2/6, that is 1/3। अब m1 और m2 since 2 lines are perpendicular, ये -1 के इक्वल होना चाहिए। वैल्यू डाल दो बच्चा, 1/3 टाइम्स 12/x - 8 must be equals to -1 होना चाहिए। 3 1s are 3 4s are, क्रॉस मल्टीप्लाई, रीअरेंज, x - 8 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -4 है ना। माइनस ऑफ x - 8 था, मैंने नेगेटिव उस साइड भेज दिया। x इज इक्वल टू -4 + 8, दैट इज 4। सॉर्टेड है। नेक्स्ट बताओ बच्चा, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट भी इशू है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फिर जो एक्सरसाइज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेस हुज वर्टिसेस आर। ये ज्यादा आसान है बच्चा। जो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम में है उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ग्राफ बनाना नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? या एरिया निकालने में प्रॉब्लम है? एरिया में प्रॉब्लम है। एक बात बताओ बच्चा, अगर मान लो तुम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हो, कुछ किसी तरीके का क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा, सिंस 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 4 पॉइंट्स गिवन है, तो चारों को जोड़ेंगे तो क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा। अब मुझे अगर एरिया निकालना है तो मैं किन्हीं दो वर्टेक्स को अगर जोड़ देता हूं तो 2 ट्रायंगल्स नहीं बन गए? बने कि नहीं? और दोनों ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 10th क्लास में किया था, हाफ x1 y2 - y3 वाला जो फॉर्मूला था पूरा, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है, लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे, सीधा आंसर आ गया। ये तो क्लियर बात है, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग y एक्सिस such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertex of the triangle. क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और वो इस तरीके से है कि उसका जो बेस है वो y एक्सिस पे। क्वेश्चन नंबर 2,
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरीके से दिया गया है कि उसका जो बेस है वो कहां पर है बच्चा, वाई एक्सिस पे, एंड सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस लाइज एट द ओरिजिन। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, 2a। अगर एक बात बताओ बेटा, ये पूरा 2a है तो ये ऊपर और नीचे a में डिवाइड होगा। अगर ओरिजिन से ऊपर a है तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा होना चाहिए, 0 और a, और नीचे क्या होनी चाहिए वैल्यूज, 0 और -a। किसी को दिक्कत? अब यहां से सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये वाली लेंथ भी 2a रहेगी, ये वाली भी 2a रहेगी। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बोला क्या गया, इन्होंने बोला कोऑर्डिनेट्स निकालने। दो तो निकल ही गए हैं वर्टिसेस के, तीसरे वर्टिसेस का कैसे निकलेगा, तीसरे वर्टेक्स का निकलेगा ये a है ये 2 है। अब पाइथागोरस लगाना किसको नहीं आता, सबको पता है। तो अगर मैं इसका नाम मान लो फिलहाल के लिए b रख लेता हूं, तो पाइथागोरस लगाओ, 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लिख सकता हूं ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, और √3 टाइम्स a इज इक्वल टू b। निकल गया। तो अगर मेरे पास b आ गया है और ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है, x एक्सिस का लॉजिक समझ में आ रहा है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बाइसेक्टर जो होगा वो सीधी सीधी लाइन जाएगी, और वो यहां पे कोऑर्डिनेट क्या आ गया, b0 y0 रहेगा। तो b की वैल्यू क्या है, √3a 0। क्लियर है ये, किसी को इश्यू इसमें? नेक्स्ट बताओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th। ये देखो बच्चा, अब 6th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट 4, 4, 3, 4 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यही क्वेश्चन है अपने पास। अब एक बात बताओ बच्चे, यहां स्पेसिफाई करके बोला गया है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। अगर विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मुझे इन 3 वर्टिसेस को राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस प्रूफ करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी क्या है कि वो राइट एंगल पे, मतलब दो साइड्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे। अगर दो साइड्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक साइड का स्लोप और दूसरे साइड का स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा कि नहीं, यही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर मेरे पास ये जो पॉइंट्स हैं A, B एंड C, ये 3 पॉइंट्स नाम रख लिए हमने उनके। अब मैं AB का स्लोप निकाल दूं, मैं BC का स्लोप निकाल दूं, और मैं CA का स्लोप निकाल दूं। अगर मैं ये तीनों पॉइंट्स के हिसाब से जो ट्रायंगल बनेगा उन तीनों साइड्स का स्लोप निकाल लेता हूं, तो किन्हीं दो साइड्स का स्लोप मल्टीप्लाई होकर अगर इक्वल्स टू -1 हो जाता है, दैट मींस बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, and since the two lines are perpendicular to each other, hence they are forming right angle triangle. Sorted है, समझ में आया? करके दिखाने की जरूरत है बच्चा, करके दिखा दो। देखो जरा, हमारे पास पॉइंट क्या है, अपने पास यहां पर कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4,4 क्वेश्चन नंबर 6 में, और 3,5, और हमारे पास पॉइंट है -1, -1, यही पॉइंट है ना। अब अगर मैं इनके स्लोप निकालूं ए बी और सी का, पहला स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या आएगा, 5 - 4 डिवाइडेड बाय 3 - 4, 1 बाय -1, ये किसका निकला है, ए बी का स्लोप। अब निकालते हैं बच्चा बी सी का स्लोप, -1 - 5 अपॉन -1 - 3। ये ठीक है, y2 - y1 और x2 - x1, सीधा वैल्यू डाल रहा हूं, -6 बाय -4 दैट इज 3/2। बिल्कुल ठीक है। अब स्लोप ऑफ AC निकाल लेते हैं। AC में क्या निकलेगा, -1 - 4 -1 - 4, है ना। तो ये कितना निकल गया, -5 - 5 कैंसिल आउट हो गए, +1। अब एक बात देखो, ये साफ दिख रहा है कि स्लोप ऑफ AB टाइम स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -1 आ रहा है कि नहीं, है ना। -1 टाइम्स 1 इज इक्वल टू -1, हेंस AB एंड AC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हुआ कि नहीं? तो मैं अगर एक ट्रायंगल बनाऊंगा तो उसके अंदर A B और AC
एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, यहां से प्रूव हो गया, हेंस प्रूव दैट दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सॉर्टेड है बच्चा। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बच्चा है क्या, यहां पे फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यहां स्पेशली जानबूझ के इन्होंने तुम्हारे साथ वो ट्रिक के तौर पे क्या दिया गया यहां पे कि भाई डायरेक्ट 30 मत डाल देना, इन्होंने बोला है विच मेक्स द एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। स्लोप कैसे निकलता है, जब वो एंगल बनता है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो जब वाई एक्सिस के साथ है तो हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं डाल सकते, लेकिन एक बात बताओ, अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल दे भी दिया है तो हमें इतना तो ट्रायंगल्स और लाइंस एंड एंगल्स हमने 9th क्लास 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि मेरे पास अगर एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल गिवन है तो मैं एक्स एक्सिस के साथ निकाल लूं। कैसे, अगर मेरे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और यहां बोला गया है कि जो हमारी लाइन है ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है इसके साथ, यही बोला है ना? हाँ जी, नहीं बोला? नीचे क्यों बनाएंगे? कहां बनाऊंगा बताओ? एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, इस साइड नहीं बनाऊंगा। कहां बोला इन्होंने? एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन में बोले फाइंड द स्लोप विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर जो मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज है तो ध्यान से देखो, इसी को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं कि नहीं? बनेगा कि नहीं? ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना बनेगा? 90 प्लस 30 120 डिग्री बना कि नहीं? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। एंड ये एंगल क्यों निकालना है? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यही वाला एंगल आएगा हमारा स्लोप के लिए। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या आएगा? tan ऑफ 120। tan ऑफ 120 को ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं, क्या होगा? tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 है ना, 180 माइनस 60। और कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब tan ऑफ पाई बाय 3। रेफरेंस लाइन 180 यूज की है, मतलब जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाली जब रेफरेंस लाइन यूज करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्विच नहीं करता, सिर्फ क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसका साइन कन्वेंशन देखना है हमें, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, tan ऑफ माइनस पाई बाय 3, जिसकी वैल्यू क्या होती है? √3। समझ में आया? पक्का? दक्ष बच्चा क्लियर है, सबको पता चल रहा है? नेक्स्ट बताओ, 8th 9th 10th अटेम्प्ट नहीं किया अभी, 10th तक कर लिया, 10th तक और कोई डाउट? किसी और बच्चे का बच्चे कहीं पे भी डाउट है? अब 11th क्वेश्चन करते हैं। देखो 11th क्वेश्चन में क्या है, द स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। ट्राई करो बच्चे, हमारे पास जो 11th क्वेश्चन है सबने अटेम्प्ट कर लिया। क्वेश्चन के अंदर देखो गिवन क्या है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, यही बोला है। जो एक लाइन का स्लोप है वो दूसरी लाइन के डबल है, मतलब अगर मैं एक लाइन के स्लोप को m मान लूं तो दूसरा स्लोप क्या है? 2m, बिल्कुल ये गिवन है। और उसके बाद इसमें बोला क्या गया है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3। tan phi की वैल्यू 1/3 गिवन है, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन। तो हमें क्या गिवन है? tan phi इज इक्वल टू 1/3। तो एक बात बताओ बच्चे, फॉर्मूला बताओ क्या था? tan phi का फॉर्मूला एंगल बिटवीन द लाइंस का हमारे पास था मॉड ऑफ m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 टाइम्स m2। इसमें m1 और m2 जिस मर्जी को मान सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड मैनेज कर देगा उस चीज को। तो यहां पे जब हम सॉल्व करें, tan ऑफ phi की वैल्यू क्या है? 1/3। m2 की वैल्यू क्या है? 2m। m1 की वैल्यू m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m टाइम्स 2m। ये कितना निकल गया? m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर। और एक बात बताओ बेटा, ये जब मॉड खुलेगा तो ये प्लस माइनस में खुलेगा कि नहीं? ठीक है, तो एक बार m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1/3, और एक बार m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/3। क्लियर है? ये जो प्लस वाला था उसके लिए प्लस के साथ इक्वेट किया, यहां नेगेटिव था तो उस साइड भेज के मैंने ये बना लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3m, और 2m स्क्वायर
माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2m स्क्वेयर प्लस 1 टाइम्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3m, या 2m स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सॉल्व कर लें, m की वैल्यू निकालो, जल्दी से बताओ भाई कितनी निकल रही है। सर इसमें तो 1 और 2 या प्लस 2m स्क्वेयर माइनस 2m माइनस m प्लस 1, 2m कॉमन m माइनस 1 माइनस 1 कॉमन m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2m माइनस 1 टाइम्स m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू क्या निकल गई है, 1/2 और 1 निकल गई है, ये है ना। और ध्यान से देखो दो वैल्यूज हैं, अब वहां पे हमारे पास उस वाले से निकालो, यहां से सॉल्व करो, क्या निकल रहा है, 2m स्क्वेयर निकालना जरा, क्या कैसे निकल रहा है, प्लस 2m प्लस m प्लस 1, 2m कॉमन m प्लस 1 प्लस 1 कॉमन m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2m प्लस 1 टाइम्स m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू निकल गई है -1/2 और m की वैल्यू निकल गई है -1। क्लियर है, ये हमारे पास आंसर आ गया। एक बार अगर स्लोप m, एक देखो जरा, m की वैल्यू 1 है तो दूसरे वाला देखो, अगर एक m की वैल्यू 1/2 है तो दूसरे वाला 2m बन गया कि नहीं, है ना। वही मतलब 2m मतलब ट्वाइस हो गया ना, उसका हाफ का ट्वाइस करेगा तो 1 ही बनेगा, माइनस हाफ का ट्वाइस करेगा तो -1 बनेगा। क्लियर है बेटा, m की वैल्यू है 2m में डाल देना, ठीक है। एक तरह से निकल तो गई है आंसर, बात समझ में आ गई है पक्का। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा 11th के बाद, अ लाइन पासेस थ्रू, देखो ये वाला क्वेश्चन जो हमारे पास 12th है, अ लाइन पासेस थ्रू द x1 y1 एंड h एंड k, if the slope of the line is m, show that k minus y1 times m, k minus y1 is equal to m times h minus x1। सिंपल स्लोप का फॉर्मूला और क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल है, m is equal to k minus y1 अपॉन h minus x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सीधा आंसर आ गया, सिंगल स्टेप में आंसर है। अब जो नई वाली बुक है बच्चा अभी 2024 वाली, उसके अंदर ये नीचे वाले क्वेश्चंस नहीं है, मे भी कर लेते हैं, अच्छे क्वेश्चंस थे, तो मतलब ऐसा है कि छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है इन्हें। क्वेश्चन देखो, 3 पॉइंट्स h0 ab एंड 0k lie on a line show that a by h plus b by k is equal to 1। अगर यहां हमें बोला गया है कि ये 3 पॉइंट्स एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कोलिनियर है। और अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो a, b और c, तो स्लोप ऑफ ab मस्ट बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ bc एंड मस्ट बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ac आल्सो, होगा कि नहीं। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो इन तीनों पॉइंट से निकालने वाला जो स्लोप आएगा वो इक्वल आना चाहिए। सिंपल करते हैं, फिर स्लोप निकालते हैं, इक्वेट कर देते हैं, जो आएगा आंसर देखी जाएगी। करो आज पॉइंट बताना जरा क्या क्या है हमारे पास, करो एक बार अटेम्प्ट करो, मैं फिर करके दिखाता हूं। अभी हमारे पास 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं बेटा, h, 0, a, b एंड दूसरा है 0, k। और हमारे पास 2 प्रूफ क्या है, a by h प्लस b by k इज इक्वल टू 1, ये मुझे प्रूफ करना है ना। तो अब देखो इसके अंदर मैं क्या करूं बच्चे, a, b और c स्लोप इक्वेट कर देते हैं, a b और b c का। a b का स्लोप क्या निकलेगा, b माइनस 0 अपॉन a माइनस h, और b c का स्लोप क्या निकलेगा, k माइनस b अपॉन 0 माइनस a, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये कोलिनियर है तो क्या होगा, b बाय a माइनस h मस्ट बी इक्वल्स टू k माइनस b बाय माइनस a। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे जो प्रूफ करना है उसमें h और k डिवाइड हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए बी टाइम्स a माइनस h इंटू k माइनस b, है ना। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है। मुझे पहली बात तो क्या चाहिए, 1 चाहिए एक साइड में। पहले एक काम करते हैं, ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूं, a के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी, ए बी और ए बी सी तो छूट गया पीछे। अब क्या बन गया, ए के
माइनस एच के प्लस एच बी इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए, एच और के डिवाइड में चाहिए, और दोनों के बीच में प्लस होना चाहिए, तो नेगेटिव वाले को मैं उस साइड भेज दूं, ए के प्लस एच बी इज इक्वल टू एच के। बिल्कुल ठीक है, ए के प्लस एच बी इज इक्वल टू एच के। डिवाइड कर देते हैं इधर, हर किसी टर्म को एच के से डिवाइड कर दो, देखना आंसर बन रहा है। के से के कट गया, एच से एच कट गया, इधर से इधर कटा, तो क्या आया, ए बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1। डन है, प्रूव हो गया, ये सॉर्टेड है बच्चे। अब इसके बाद जो हमारे पास 14th क्वेश्चन था, ये क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन ऑफ द ईयर, फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी यूजिंग इट, फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। ये सिंपल है बच्चा। अब देखो 2 पॉइंट गिवन है हमारे पास, स्लोप निकालना है, सीधा हो जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। और इन्होंने बोला व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010, तो ग्राफ के अकॉर्डिंगली 2010 के ऊपर वैल्यूज निकाल लो जो निकलेंगे, ठीक है। बाकी इस वाली चीज को ना हम बाद में करेंगे। बाद में कब, जब मैं तुम्हें, देखो 2 तरीके हैं मेरे पास कराने के। एक तो 2010 के हिसाब से मेरे पास कोऑर्डिनेट गिवन है, अगर मैं बोल रहा हूं कि 2010 वाली वैल्यू चाहिए, तो 2010 के हिसाब से मुझे y वाली वैल्यू निकालनी है कॉरेस्पॉन्डिंग। तो मेरे पास एक बात बताओ जरा, ए बी और बी सी का स्लोप इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप इक्वल होना चाहिए। अब सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2010 और y, तो एक सिंगल वेरिएबल, ये तो सेम अपना क्वेश्चन बन गया कि नहीं, जो x वाला एग्जांपल किया था हमने, है ना। तो सीधा सीधा स्लोप्स को इक्वेट करके y की वैल्यू निकल जाएगी। एक दूसरा तरीका मैं क्या बोल रहा था, जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन कर लेंगे, इसके जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज वाला, उसमें हम इक्वेशन ऑफ लाइंस पढ़ेंगे। और इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या कहानी होती है कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन है और कोई पॉइंट उस पर लाई करता है, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो वहां पे मैं x और y के रिस्पेक्टिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो LHS और RHS इक्वल होने चाहिए, और वहां से भी मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर है। अभी के लिए तुम्हें वो कंसेप्ट नहीं पता है, तो सिंपल स्लोप वाले कंसेप्ट से सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी पूरी खत्म हो गई है। किसी और का कोई डाउट तो नहीं है, इसको रीअटेम्प्ट करेंगे, जो मैं आज डाउट्स लिए एक बार फिर से करके रखना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।